नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में सुधड़ी करके यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर आपको बताएंगे दोस्तों। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी में 4 बड़े धांसू नेताओं की ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों। इसी के साथ में आपको बताएंगे क्या देश के कार्यकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी की ही नेत्री स्मृति ईरानी सबक सिखा रही है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसके बाद कई सारे और भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं पर किसानों से जुड़े हुए सबसे बड़े समाज जाट समाज ने बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन गंगा जल चलाने की शुरुआत कर दी है दोस्तों। बताएंगे आपको पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा और राजस्थान के अंदर बीजेपी की मुश्किल बढ़ने वाली है और भाजपा के प्रवक्ता और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भाटिया के साथ मारपीट की बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों। बताएंगे कौन से मामले को लेकर ये अपडेट है और बार बार नेताओं को फंसाने के लिए ईडी जिस ताकत का इस्तेमाल कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार फटकार लगाते हुए बताएंगे क्या कुछ कहा है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई फटाफट सारी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत देश की जनता इस बार चंदा चोरी करने वाली पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और देश परिवर्तन चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीते दिन से लगातार नामांकन शुरू हो चुका है दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने नामांकन की शुरुआत के साथ ही कई सारे धाकर नेताओं को पार्टी में शामिल कर अपनी ताकत का एहसास कराया है। 5 बार के सांसद रहे पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में पूरा विलय ही करा दिया। वहीं पर 2 बार के सांसद रहे पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर से उनको मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ मौजूदा बीएसपी के सांसद दानिश अली ने भी औपचारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। वहीं पर झारखंड बीजेपी के विधायक जयप्रकाश भाई पटेल, जिनको बीजेपी ने अपना विप बना रखा था, यानी जिम्मेदारी दे रखी थी कि कोई विधायक पार्टी लाइन के खिलाफ वोट न डाले, ये देखरेख का काम उनका था, लेकिन वो खुद पार्टी छोड़ गए हैं। बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अलग अलग हिस्सों से बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों। बिहार से लेकर झारखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश से ये बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। कई सारे कद्दावर नेता लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। हर कोई जीतना चाहता है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आगामी चुनाव में 300 प्लस के सीटों का टारगेट दिया जा रहा है। साथ साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जिस दिन कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग जानबूझकर हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, उनका बयान हिंदू धर्म के खिलाफ रहता है। कांग्रेस पार्टी डीएमके इंडिया गठबंधन केवल हिंदू धर्म विरोधी है और किसी और धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलती। प्रधानमंत्री मोदी घूम फिरकर इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी घोषित करने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान स्मृति ईरानी ने भी बयान देते हुए कहा कि हम लोगों को धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों, क्या स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री मोदी को फटकार लगा रही है, जो अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन को हिंदू विरोधी घोषित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और बिना धर्म की चर्चा के उनका भाषण ही समाप्त नहीं हो रहा है। दरअसल दोस्तों, स्मृति ईरानी की टिप्पणी के बारे में आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ साथ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के कांग्रेस पार्टी में विलय होने के बाद अब जो जानकारी दी जा रही है उसके अनुसार पप्पू यादव पूर्णिया सीट से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैदान में उतर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी के विचारधारा के साथ है। मैं राहुल गांधी के साथ हूँ, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन नेता है, वो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल और प्रियंका का विश्वास मेरे लिए काफी है। मुझे पूरी कांग्रेस ने सम्मान दिया है। राहुल गांधी ने 130 करोड़ लोगों का दिल जीता है। देर रात लालू यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात कर चुके हैं, तो सीट उनकी पूरी फिक्स हो चुकी है। साथ साथ दोस्तों, देश के अंदर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए 20 मार्च को अधिसूचना जारी कर दी गई है। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पूर्वी राजस्थान में जाट समाज के लोग काफी ज्यादा बहुतायत संख्या में है दोस्तों। बीजेपी से जाट समाज काफी नाराज है। ओबीसी आरक्षण का लाभ जाट समाज के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जाट समाज के लोगों ने अब ऑपरेशन गंगा जल चलाने की शुरुआत कर दी है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति का आरोप है कि बीजेपी सरकार ने जाटों को आरक्षण के नाम पर केवल धोखा दिया है। भरतपुर और धौलपुर करौली लोकसभा सीट पर बीजेपी को चुनाव में खामियाजा भुगतना होगा। बुधवार को भरतपुर धौलपुर जाट आरक्षण संघर्ष समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि जाट समाज अपने तरीके से बीजेपी के खिलाफ ऑपरेशन गंगा जल शुरू करने जा रहा है। जाट समाज जिला स्तर पर 300 सदस्यों की कमेटी और हर पंचायत मुख्यालय पर 11 सदस्यों की कमेटी का गठन कर रही है। कमेटी के सदस्य दिन रात गाँव गाँव जाकर घर घर जाकर बीजेपी को हराने की अपील करेंगे। जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य गंगाजल हाथ में लेकर बीजेपी को वोट नहीं देने की कसम दिलाएंगे। गौरतलब है कि राजस्थान में सिर्फ भरतपुर धौलपुर जिलों में जाट समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। अन्य जिलों के अंदर जाट केंद्र में ओबीसी आरक्षण का लाभ पा रहे हैं और ऐसे में इन 2 जिलों के अंदर तो कम से कम बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर भी जाट समाज की नाराजगी और ज्यादा बढ़ने वाली है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ देश में दोस्तों एक बड़ा हेडलाइन चल रहा है और वो है लद्दाख का, जहां पर लोग भारी संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कम से कम 125 लोग हैं जो अनशन पर बैठे हुए हैं। 15 दिन अनशन के हो चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सोनम वांगचुक जो देश के अंदर एक प्रतिष्ठित इन्वायरमेंटलिस्ट है दोस्तों, उनको ही अब टारगेट किया जा रहा है, उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। 24 घंटे ऐसा लग रहा है कि सत्ताधारी दल के लोगों ने आईटी सेल को बिठा दिया है, जो उन्हें कांग्रेस पार्टी का एजेंट बताती है, चाइना का एजेंट बताती है, सोरस के द्वारा प्लांट किया हुआ एक व्यक्ति बताया जाता है, यानी अमेरिकी बिजनेसमैन के द्वारा प्लांटेड व्यक्ति बताया जा रहा है। ओपोजिशन की
कठपुतली बताया जा रहा है, यानी विरोधियों के कहने पर बीजेपी सरकार को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि सोनम वांगचुक लगातार आंदोलन करते आए हैं, वो छठी अनुसूची में लद्दाख को ऐड करवाना चाहते हैं ताकि लद्दाख के ट्राइबल लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके। हालांकि दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार लद्दाख में चुनाव जीता था तो अपने मैनिफेस्टो में ये बातें ऐड की थी कि हम चुनाव जीतने के बाद आप लोगों के लिए 6 शेड्यूल लेकर आएंगे, यानी इस एरिया को पूरी तरीके से ट्राइबल प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। भारतीय जनता पार्टी केवल वादा करके अपने वादे से मुकर गई है। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी के नेताओं को वादा याद करवाना ये देश विरोधी गतिविधि नहीं है और कांग्रेस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम नहीं कर रहे, बल्कि लद्दाख के एक नॉर्मल व्यक्ति के तौर पर आवाज उठा रहे हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों के समर्थकों को अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो वो ओपोजिशन का एजेंडा बताकर इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते। हालांकि लद्दाख की जनता इस बार तय करेगी कि जिन लोगों ने वादा किया था उसे पूरा नहीं किया तो अब उनको क्या सजा दी जाने वाली है। साथ साथ गौतम बुद्ध नगर के अंदर एक कोर्ट में बुधवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो टीवी चैनलों पर कई बार विवादित बयान देते हैं, एक मामले की पैरवी करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही वहां पहुंचे अधिवक्ता यानी वकीलों ने विरोध जताते हुए कहा कि न्यायालय में हड़ताल होने के बावजूद वहां पैरवी करने कैसे आए हैं, जिसे लेकर गौरव भाटिया और उनके बीच हल्की नोकझोंक हो गई है। इस घटना के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया वहां से वापस लौट गए। बार एसोसिएशन के सचिव धीरेन्द्र भाटी ने बताया कि गौरव भाटिया ने हड़ताल को समर्थन दिया। कुल मिलाकर दोस्तों, मामला काफी आगे बढ़ गया था और इसके बाद हाथापाई की भी खबर सामने आ रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ईडी के द्वारा बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए इसे गलत बताया है। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी इसलिए ऐसा करती है ताकि मामले में ट्रायल शुरू ना हो पाए और आरोपी को जमानत ना मिल सके। कोर्ट ने ईडी से कहा कि इस तरह की प्रैक्टिस गलत है, ऐसा करके किसी भी अपराधी को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि इस मामले में शख्स 18 महीने से जेल में है, इससे हमें परेशानी हो रही है। किसी मामले में हम इस मुद्दे को उठाएंगे। जब आप किसी आरोपी को गिरफ्तार करते हैं तो मुकदमा शुरू करना जरूरी होता है। अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की कैद को याद दिलाते हुए आलोचनात्मक रवैये में यह बातें कही है। दोस्तों, कुल मिलाकर बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा रही है। इसका मतलब यह है कि इनका नाम हो सकता है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस तरीके की बातें चार्जशीट में लिखी जाती है। जब फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी तो उसके बाद पुलिस को प्रूफ के साथ मैदान में उतरना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री चार्जशीट यानी ऐसा लगता है ये भी शामिल होंगे। इस तरीके की बातें की जाती है ताकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर लगातार कैद को बढ़ाया जा सके। अगर फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी जाए तो उसके बाद आरोपी के वकील को भी मौका मिल सकेगा केस को लड़ने का, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से दोस्तों, कानून के लूप होल का इस्तेमाल करके विपक्ष के नेताओं को जेल में रखने की एक साजिश चल रही है। 18 महीने तक अगर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो सजा कब मिलेगा, कब पूरे मामले पर सुनवाई होगी? आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, सरकारी दफ्तर से अब जाकर हटाई जाने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद यूपी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। 2 दिनों के बाद यह फैसला लिया गया है। वहीं पर इनकम एंड वेल्थ इनइक्वालिटी इन इंडिया 1923 और 2023 के बीच को लेकर एक रिपोर्ट बनाया गया है। इस रिपोर्ट में विश्व के एक से एक तुर्रम खां अर्थशास्त्रियों की ओर से जानकारी दी गई है। रिपोर्ट पब्लिश करते हुए जो बड़ी बात कही गई है दोस्तों, वो ये कि भारत के टॉप 1% द्वारा अर्जित राष्ट्रीय आय का हिस्सा जब ऐतिहासिक रूप से अपने उच्चतम स्तर पर है और विश्व स्तर पर सबसे ज्यादा है, यानी भारत के अंदर 1% लोगों के पास भारत के आधी आबादी से ज्यादा संपत्ति है और इस तरीके की इनइक्वालिटी ने भारत के अंदर स्थिति को काफी भयावह कर दिया है। कुल मिलाकर दोस्तों, इस रिपोर्ट को जारी करते हुए जयराम रमेश ने डिटेल में अपडेट दी है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मानवता को एक बार फिर से शर्मसार किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीधी कलेक्ट्रेट के सामने अपने काफिले के लिए एम्बुलेंस को रोककर मानवता का सिर शर्म से नीचे कर दिया है। मोहन यादव को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने लिखा कि मोहन यादव जी, क्या आप में मानवता नहीं बची है? आपको बता दें कि एम्बुलेंस को रोका जा रहा है, वो भी अस्पताल के सामने, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का काफिला निकल रहा है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को लेकर जिस तरीके से मीडिया वाले कैंपेन करते हैं, यहाँ पर एकदम उल्टा नजर आने लगा है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी तीसरी सूची पर मंथन लगातार कर रही है। अब 2 लिस्ट जारी कर बीजेपी ने 267 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। यूपी की 24 सीटों पर इंतजार हो रहा है। बिहार में तो अब तक एक भी कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया गया है। इस बीच भाजपा सूत्रों का कहना है कि दोनों राज्यों में बड़ी संख्या में सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। यूपी की बकाया 24 सीटों पर कई सांसदों के टिकट कटेंगे। इसके अलावा बिहार में तो एक मंत्री तक का टिकट कटने का कयास जाहिर किया जा रहा है। सुल्तानपुर सीट से मनेका गांधी और पीलीभीत से उनके बेटे वरुण गांधी का टिकट भी कट सकता है। हालांकि वरुण गांधी ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि सुल्तानपुर से भारतीय जनता पार्टी इस बार प्रेम कुमार शुक्ला को मैदान में उतार सकती है। वो यूपी के रहने वाले हैं। 9 साल पहले बीजेपी में आए थे। इससे पहले वो शिवसेना का हिस्सा थे। इसके अलावा संजय सिंह गंगवार, जितिन प्रसाद के नाम पर भी चर्चा हो रही है। गंगवार को पीलीभीत लोकसभा सीट से टिकट दिया जा सकता है। वह फिलहाल इसी संसदीय क्षेत्र से पीलीभीत सीट से विधायक भी हैं और लगभग सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना कुनबा बढ़ाते चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व बीजेपी के नेता लाल सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय करा दिया है। चौधरी लाल सिंह उधमपुर
उदयपुर सीट से 2 बार के लोकसभा के सांसद रहे हैं। चौधरी लाल सिंह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2004-2009 में उधमपुर की सीट पर चुनाव जीते हैं। लाल सिंह 2014 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद पीडीपी और बीजेपी सरकार में मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। हालांकि कठुआ रेप केस मामले को लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लाल सिंह ने बीजेपी छोड़ने के बाद अपनी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया था और अब कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करवा दिया है। साथ साथ दोस्तों पल्लवी पटेल की पार्टी ने फिर से पलटी मारी है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। फूलपुर, मिर्जापुर और कौसाम्बी में अपना दल कमेरावादी चुनाव लड़ेगी। पल्लवी पटेल की ओर से ये जानकारी दे दी गई है। दोस्तों देखते हैं इंडिया गठबंधन की पार्टी समाजवादी पार्टी क्या इन तीनों सीटों पर अपना दल कमेरावादी को मैदान में उतरने देगी या फिर कुछ और चर्चाएं होने वाली है। जो भी अपडेट आते रहेगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लद्दाख में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम इस केंद्र शासित प्रदेश को लेकर दी गई मोदी की गारंटी एक विश्वासघात है तथा ये चीनी गारंटी है। पर्यावरणविद सोनम वांगचुक केंद्र सरकार से लगातार लद्दाख को छठी अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। इस पर खड़गे ने पोस्ट करते हुए कहा कि मोदी की चीनी गारंटी लद्दाख में संविधान की छठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदाय की सुरक्षा की मांग के पक्ष में समर्थन की एक मजबूत लहर है, लेकिन अन्य सभी गारंटी की तरह लद्दाख के लोगों को संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने की मोदी की गारंटी एक बहुत बड़ा विश्वासघात है और नकली और चीनी गारंटी है। क्या आप भी मानते हैं दोस्तों कि जैसे चाइना का माल होता है, मेड इन चाइना होता है, वो ज्यादा दिन नहीं चलता, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का जो वादा है, मोदी की गारंटी है, क्या वो भी चाइनीज गारंटी है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और इस वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में अजीत पवार गुट को बड़ा झटका लगा है। शरद पवार गुट में अब रिवर्स माइग्रेशन का दौर शुरू हो चुका है। यानी इससे पहले शरद पवार गुट में कई सारे नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए अजीत पवार का समर्थन किया था, लेकिन अब चुनाव से पहले उनको समझ में आने लगा है कि अजीत पवार और एनसीपी का कोई लेना देना नहीं है। शरद पवार मतलब एनसीपी और एनसीपी मतलब शरद पवार, इसीलिए अब शरद पवार गुट में शामिल हो गए हैं बजरंग मनोहर सोनवड़े और एकदम चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी महायुति में टिकट का बंटवारा नहीं कर पा रही है और दूसरी ओर अजीत पवार को भी इस बार सीटें भी गिनती की मिलने वाली है। हो सकता है कि 10 तक भी सीटें ना मिले और शरद पवार पहले ही पॉलिटिशियन है जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टैब्लिश की है, तो ऐसे में शरद पवार और एनसीपी में कोई अंतर नहीं है। हालांकि शिवसेना में मामला अलग था क्योंकि उद्धव ठाकरे से पहले उनके पिता बाला साहब ठाकरे शिवसेना के सर्वोच्च सर्वा थे और उन्होंने ही पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। तो ऐसे में शिवसेना एकनाथ शिंदे को जहां पर एक और शिवसेना के असली वोट मिल सकते हैं, लेकिन एनसीपी में ऐसा नहीं होगा। अजीत पवार को यह बात थोड़ी देर से समझ में आ रही है कि शरद पवार और एनसीपी एक ही चीज है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों साथ साथ अरविंद केजरीवाल को ईडी के सामने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अरेस्ट को लेकर प्रोटेक्शन चाहते हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल जब चाहेंगे तब ईडी के पास जा सकते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। आप लोग जानते हैं कि बार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करके जेल में बंद रखा जा सकता है। यह नया लूप होल कानून में बनाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल के वकील ने इसे लेकर आशंका जाहिर की। अगर आप भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी के प्रोटेक्शन के बिना नहीं जाना चाहिए तो अपनी राय जरूर लिखा जाएगा। साथ साथ देश में लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद सियासी दंगल शुरू हो चुका है। दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक में बीजेपी की राह मुश्किल होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सूची जारी कर दी है। इसमें कर्नाटक की 28 में से 20 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री समेत कर्नाटक बीजेपी के कई नेता अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री के.एस. ईश्वरप्पा उन नेताओं में से एक है जिन्होंने बीजेपी के खिलाफ खुले तौर पर बगावत करने की बात कही है। वे अपने बेटे के.ई. कंटेश को टिकट दिलवाना चाहते हैं और येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं क्योंकि येदियुरप्पा ने अपने बेटे को प्रदेश अध्यक्ष भी बनवा दिया और टिकट भी दिलवा दिया। अब जो बीजेपी की परिवारवाद की परिभाषा है उससे भाजपा के नेता ही खुश नहीं है। कारण यह है दोस्तों कि बीजेपी जब ओपोजिशन के किसी नेता को परिवार के तहत टिकट दिया जाता है तो जमकर हो हल्ला मचाते, कहते परिवारवादी पार्टी है, केवल परिवार के लिए काम करती है। लेकिन जब बीजेपी के नेता येदियुरप्पा के बेटे को प्रमोट किया जा रहा है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है, टिकटें दी जा रही है, तो अब दूसरे नेताओं ने कहा है कि वो भी अपने बेटों के लिए टिकट चाहते हैं। देखना यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेटों को टिकट देगी या फिर केवल कुछ परिवारवाद के लोगों को प्रमोट किया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली में थे जहां पर उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर भी पलटवार किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी के विलय की बात को नकारा है। इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की कही है बात। रायबरेली में प्रत्याशी के चेहरे उड़ा देंगे सबके होश, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जानकारी दी है। मेरी पार्टी खुलकर करेगी इंडिया गठबंधन का समर्थन, यानी अखिलेश यादव से उनकी नाराजगी है लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से दिखाई देना चाहते हैं। वहीं पर भारतीय समाज दल ने समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान किया है। शोषित समाज अधिकार पार्टी का भी समाजवादी पार्टी को समर्थन। जनता दल सेकुलर के तमाम नेताओं ने सपा ज्वाइन की है। दीपू चौहान, संजीव कठेरिया और अनिल कठेरिया सपा में शामिल हो गए हैं। आर.एस. प्रभात, शिव सिंह और पेटालम मोहन दास सपा में शामिल हो गए। वैकुंठ नाथ और डॉक्टर थॉमस हुकुम सिंह साक्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। जय नारायण गुप्ता, नरेंद्र शर्मा और सचिन वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने आरजेडी के सामने एक प्रस्ताव रखा है। बिहार में कांग्रेस पार्टी बेगूसराय से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के सामने एक बार फिर से कांग्रेस के युवा मोर्चा के इंचार्ज कन्हैया कुमार को मैदान में उतारना चाहती है। कन्हैया कुमार ने कई सारे छात्र संगठन के चुनाव लड़े हैं और जीते
देखते हैं 2015-16 में उन्होंने जेएनयू के छात्र संगठन के चुनाव लड़े थे और प्रेसिडेंट बने थे। इसके बाद उन्होंने लेफ्ट पार्टी यानी सीपीआई पार्टी से बेगूसराय में 2019 में चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के सामने दूसरे नंबर पर रहे थे। हालांकि आरजेडी का कैंडिडेट भी यहाँ पर चुनाव में लड़ा था, लेकिन दूसरे नंबर पर कन्हैया कुमार रहे थे। लेफ्ट पार्टी के वोटों को इकट्ठा किया था और युवा नेता के तौर पर काफी पॉपुलर हुए थे। और ऐसे में दोस्तों इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर कन्हैया कुमार को प्रमोट करे, ताकि आरजेडी और लेफ्ट के वोट और कांग्रेस पार्टी के वोट आपस में ना बटे। अगर ऐसा होता है तो बेगूसराय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह को एक कठिन चुनौती दी जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि गिरिराज सिंह के सामने कन्हैया कुमार एक मजबूत विकल्प होंगे तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर मनरेगा के पैसे को लेकर चल रहे सरकार के बीच के विवाद को लेकर अभिषेक बनर्जी ने एक चैलेंज भेजा है। उन्होंने कहा कि 150 घंटे हो चुके हैं, मैंने चैलेंज दिया था, बीजेपी के लोग अभी भी चुप होकर बैठे हुए हैं, उनको एक व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र लेकर आना चाहिए और बताना चाहिए कि मनरेगा और आवास प्लस में आप लोगों ने कितना फंड दिया है। आप लोग बताइए कि मोदी सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, पश्चिम बंगाल को कैसे धोखे में रखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के लोग हकीकत जानना चाहते हैं। भाजपा अगर वाकई मनरेगा के पैसे दे चुकी है तो उनको व्हाइट पेपर लेकर बताना चाहिए था, जिम्मेदारी के साथ बताना चाहिए। 150 घंटे हो चुके हैं लेकिन भाजपा भी सामने नहीं आई है। दोस्तों साथ साथ बदायूं से शिवपाल यादव अपने बेटे को लड़वाना चाहते थे चुनाव, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा को मैदान में उतार दिया है। आपको बता दें कि यह जानकारी है कि शिवपाल यादव की इस मांग को अखिलेश यादव मान भी सटे हैं। आदित्य यादव के नाम की बदायूं से जल्द घोषणा भी की जा सकती है। दरअसल बदायूं पिछली बार धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में उतरे थे, जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा था। अब देखना यह है कि क्या प्रत्याशी बदला जाएगा। जो भी जानकारी आती रहेगी दोस्तों आप लगातार पहुंचाएंगे। वहीं पर हाल ही में रामलीला मैदान में बुलाई गई किसान मजदूरों की महापंचायत में एक प्रस्ताव लेकर आया गया। इसमें मांगे न मानने पर लोकसभा चुनाव में केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध करने की बात कही गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सक्रिय भारतीय किसान यूनियन ने लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के लिए प्रचार और चुनाव मंच साझा करने से इंकार कर दिया है। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत ने भारतीय किसान यूनियन में अपने तमाम संगठनों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसान संगठन इस बात को सुनिश्चित करे कि वो किसी भी राजनीतिक दल के मंच कार्यक्रम या उसके प्रचार प्रसार में शामिल ना हो। आप लोग जिसे चाहे उसे वोट कर सकते हैं, केवल किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में शामिल ना हो, इससे हमारे संगठन की छवि खराब होगी। आप लोग अपनी राय जरूर लिख बताएगा। दोस्तों वहीं पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को एनडीए के सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर नाराजगी की बातों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को केवल एक लोकसभा क्षेत्र ही मिला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी दावा किया है कि उन्हें बिहार के काराकट लोकसभा के अलावा उनकी पार्टी के लिए विधान परिषद सीट का आश्वासन मिला है। 1990 में अपनी राजनीति शुरू करने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने जनता दल यूनाइटेड के साथ भी अपनी पार्टी का मर्जर कराया था। इसके बाद 2014 में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे। उपेंद्र कुशवाहा ने कई सारे बड़े मंत्रालय बीजेपी के नरेंद्र मोदी सरकार में संभाले हुए। दोस्तों उनके 3 सांसद भी जीत कर आए थे, लेकिन अब उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी बनाई है और उनको मात्र एक सांसद का टिकट दिया जा रहा है और एक एमएलसी का टिकट दिया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा कहां पर एक और केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और 3-3 सांसद उनके हुआ करते थे। उनकी पॉलिटिकल पार्टी आरएलएसपी काफी मजबूत हुआ करती थी। आज स्थिति ये हो गई है कि उनकी पार्टी मात्र एक सीट पर चुनाव लड़ने को मजबूर है और वो भी उनकी वो सीट है जिस पर वो खुद चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आरएलएसपी पार्टी जो अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा बन गई है उसकी स्थिति काफी खराब हो चली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक पार्टियों के इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री से संबंधित डिटेल अपलोड करने के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। आंकड़े पर नजर डाले तो मुंबई एरिया में रजिस्टर्ड 66 कंपनियों ने 2019 के अंदर कई समूह के रूप में 1344 करोड़ रुपए दिए। दोस्तों इस तरीके से मुंबई के अंदर सबसे ज्यादा फंड पॉलिटिकल पार्टियों को दिए गए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं। ज्यादातर कंपनी मुंबई की है। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या यह जानबूझकर मुंबई से ज्यादातर कंपनियों से चंदा लिया गया है और क्या मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर इसीलिए सरकार बनाने को लेकर इतनी ज्यादा तत्परता थी कि शिवसेना पार्टी को तोड़वाया गया। आप लोग जानते हैं कि 25 खोके सब कुछ ओके वाला नारा लगाया गया था। विधायकों को 25-25 करोड़ देकर खरीदे गए, इस तरीके गंभीर आरोप लगे थे। और इसके पीछे अब जो लॉजिक समझ में आ रहा है वो यही कि एक ऐसी पार्टी है जो मुंबई और महाराष्ट्र के अंदर किसी भी कीमत पर सरकार में रहना चाहती है। और आप लोग जानते हैं इलेक्टोरल फंड भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही आ रहा है। साथ साथ दोस्तों जब तक इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार थी तब तक पेपर लीक का कोई भी मामला सामने नहीं आया। 4 लाख से ज्यादा की बहाली करी गई जैसा कि रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार बन गई है दोस्तों। और एक और पेपर लीक की जानकारी सामने आई है। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की प्रक्रिया में पेपर लीक के मामले में बिहार लोक सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दिया है। 15 मार्च को दोनों शिफ्ट में परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। 21 मार्च को शिक्षक अभ्यर्थियों ने आयोग के कार्यालय के घेराव के ऐलान किया था। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। यानी पेपर लीक के गंभीर मामले फिर से बिहार में उभर कर सामने आने लगे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि तेजस्वी यादव के शासनकाल में बिहार ने युवाओं के लिए एक ऐसी सरकार देखी है जो शायद अब अगले 2-3 सालों तक तो नजर नहीं आने वाली, जब तक अगला विधानसभा का चुनाव ना हो जाए। क्योंकि जो लोग अभी शासन में हैं उनके राज्य में फिर से पेपर लीक हो जाएगा, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि पेपर लीक को लेकर कोई पॉलिसी ही नहीं है। आप लोग अपनी राय जो बताएगा। साथ साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने के निर्देश देने की मांग की गई थी। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका को सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करने वाले सुरजीत सिंह यादव ने डाला था। उन्होंने
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ के सामने सवाल खड़े करते हुए कहा था कि ये सारे नेता बड़े उद्योगपतियों को लगभग 16 लाख रुपए कर्ज देने का आरोप लगा रहे केंद्र सरकार पर, जबकि हकीकत ये नहीं है। कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये जांच पड़ताल करने का काम कोर्ट का नहीं है, जनता को डिसाइड करना है। जनता की बुद्धि को हमें इतनी मान के चलनी पड़ेगी कि वो तय कर लेंगे कि कौन से राजनीतिक दल के लोग सच बोल रहे हैं और कौन झूठ बोल रहा है। उसके हिसाब से ही जनता फैसला लेगी। जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोगों को घुसने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट की ओर से ये जो निर्णय लिया गया है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा, क्योंकि अगर ऐसे किया जाने लगा तो उसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी के 2014-2019 के बयान भी निकाले जाएंगे। 2014 में प्रधानमंत्री कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज आप लोग जानते हैं कि बेरोजगारी कितनी ज्यादा है। 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने काला धन लाने की बात कही थी, अच्छे दिन आने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल के दाम कम होने की बड़ी बड़ी बातें की गई थी, सिलेंडर के दाम कम होने की बातें कही गई थी। लेकिन आप लोग सब कुछ देख सकते हैं दोस्तों कैसे सारे वादे झूठी साबित हुए हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।